हेलो एंड वेलकम एमडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज है 30 अगस्त 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर की वीकली डायरी लेकर, जिसमें हम 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में देश और विदेश में मुख्य घटनाएं क्या रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जहां से कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में हमने 29 अगस्त को, यानी कि अभी हाल ही में कल का दिन था, 29 अगस्त को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पूछा जा सकता है आपसे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। अब ये 29 अगस्त को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 29 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 1905 में इसी दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की अगर बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और ये हॉकी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें हम हॉकी का फिरकी जादूगर भी कहते हैं। पूछा जा सकता है हॉकी का फिरकी जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का फिरकी जादूगर हम किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। उनका बर्थडे होता है 29 अगस्त को, क्योंकि 1905 में वो पैदा हुए थे इस दिन, और इसी को हमें हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक चीज आप साथ में जरूर ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का फिरकी जादूगर किसने टाइटल ये दिया था या किसी के द्वारा कहा गया था? एक और चीज, इसे हॉकी का फिरकी जादूगर कहा क्यों जाता है, ये भी आपको साथ में जरूर याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 1928 की बात करता हूं मैं, अगर 1932 की बात करूं या 1936 की बात करूं, लगातार 3 साल हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। लगातार 3 साल, 1928, 32 और 36, जिसमें एक मुख्य खिलाड़ी हॉकी का था, नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद क्या करते थे, जब स्टिक से बॉल उनकी टच हो जाती थी तो सीधा गोल में रुकती थी। और ये जो मैच देख रहे थे 36 में, एक जर्मनी का डिक्टेटर रहा है तानाशाह एडोल्फ हिटलर, वो ये मैच में बैठे हुए थे। अब मैच में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा, और उसके बाद मेजर ध्यानचंद की स्टिक यानी कि हॉकी को तुड़वा भी दिया था कि ये शायद इसके अंदर कुछ लगा के खेल रहे हैं। और इसके बाद जब हॉकी में कुछ नहीं मिला तो उसने एक टाइटल दिया था हॉकी का फिरकी जादूगर। याद रखिएगा, हॉकी विजार्ड किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। तो ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया, पूछा जा सकता है आपसे? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये टाइटल दिया गया है। पूछा जाए तो किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, एडोल्फ हिटलर। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आपको पता चल गया कब सेलिब्रेट करते हैं हम, हर साल। अभी हाल ही में किया था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने सेलिब्रेट किया है, इस दिन भारत सरकार बहुत सारे अवार्ड देती है, जिसमें आपका राजीव गांधी खेल रत्न आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य सुना होगा, अर्जुन अवार्ड सुना होगा, एक खुद मेजर ध्यानचंद के नाम से भी अवार्ड है। वो अवार्ड भी कल दिए गए हैं। किस किस व्यक्ति को दिए गए हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले, जब आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे याद हो गया है तो पता होना चाहिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो लिखिएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल मनाते हैं 6 अप्रैल को। हर साल 6 अप्रैल को वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद हो गए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? आपका 29 अगस्त को। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 6 अप्रैल को। अब बात करते हैं, जो हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया उस दिन कुछ अवार्ड दिए गए हैं। वो कौन कौन से अवार्ड हैं तो मैं आपको बता देता हूं, किस किस को मिले हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहला जो अवार्ड भारत के खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है राजीव गांधी। देश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे बोला जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, मतलब 29 अगस्त को दिया गया है, 2020 का दिया गया है।
किसे दिया गया, कब से दिया जाना स्टार्ट किया गया है, कितनी राशि इसमें दी जाती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो मैं बात करता हूं कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो कितने व्यक्तियों को मिला, याद रखिएगा। देन 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें 5 व्यक्ति हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया। कौन कौन है वो व्यक्ति, तो मैं नाम लिख के बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने सुना होगा दिस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो क्रिकेटर हैं, पता होगा आपको। दिस क्रिकेटर हैं भारत के, फेमस क्रिकेटर है दिस रोहित शर्मा, याद रखिएगा। इसको अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 29 अगस्त को। सेकंड बात करें तो सेकंड है मनिका बत्रा। दिस मनिका बत्रा, इन्हें भी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। दिस मनिका बत्रा खेलती क्या है, तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। दिस टेबल टेनिस खेलती हैं। नंबर 3 में बात करूं तो विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट को भी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये क्या है आपका, कुश्ती से जुड़ी हुई है, महिला खिलाड़ी हैं, पता होगा। नंबर 4 में बात कर रहा हूं तो रानी रामपाल। दिस रानी रामपाल जो हैं, इन्हें भी ये अवार्ड अभी दिया गया है 2020 का। और रानी रामपाल जो है वो किस खेल से हैं पूछा जाए तो देन हॉकी से बिलोंग करती हैं ये। बात कर रहे हैं नंबर 5 और लास्ट जो है वो है मरियप्पन थंगावेलु। दिस मरियप्पन थंगावेलु जो है, देश थंगावेलु, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो है वो पैरा एथलीट हाई जंपर हैं। मैं लिख देता हूं दिस पैरा एथलीट हाई जंपर, पैरा एथलीट हाई जंपर हैं, तो आप याद रखिएगा। देन हाई जंपर, पैरा एथलीट। तो ये वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें आपका 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। कौन कौन, मैं फिर बता दूं। दिस रोहित शर्मा क्रिकेटर, मनिका बत्रा है टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से बिलोंग करती हैं, रानी रामपाल हॉकी से है, मरियप्पन थंगावेलु जो है वो पैरा एथलीट हाई जंपर है। इनके द्वारा ये पुरस्कार अभी ग्रहण किया गया है और ये पुरस्कार 29 अगस्त को दिया है। मैं फिर से बता के चल रहा हूं। अब यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी क्रिकेटर को दिया गया रोहित शर्मा, ये 4th नंबर के क्रिकेटर हैं। इसका मतलब इससे पहले भी ये पुरस्कार कुछ क्रिकेटर को मिल चुका है। वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड पहले भी दिया जा चुका है, तो मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया था। सबसे पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर था। सेकंड बात करें तो सेकंड एमएस धोनी। और ये आपको याद होगा ना, एमएस धोनी ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी थी, संन्यास ले लिया था, जबकि आईपीएल में खेलते रहेंगे। नंबर 3 बात कर रहे हैं तो आपने एक और सुना होगा दिस विराट कोहली जो है, इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो 4th कौन हो गए हैं, रोहित शर्मा। तो इनको ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। लेकिन अब एक चीज और देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो ये तो 2020 में दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो ये शुरू कब किया गया, 1991 से 1992 में, 1991-92 में इसे शुरू किया गया था। याद रखना, हर साल ये दिए जाते हैं अवार्ड, भारत के क्रिकेटर हो या किसी भी खेल से संबंधित हो उनको ये दिए जाते हैं। लेकिन जब इसे शुरू किया गया था तो पहला ये पुरस्कार किसे मिला था वो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था वो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद, ये व्यक्ति नाम सुना होगा आपने, विश्वनाथन आनंद। एंड ग्रैंड मास्टर, दिस ग्रैंड वर्ड जो जुड़ा हुआ है ग्रैंड मास्टर, वो चेस से संबंधित वर्ड है। तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद जो है वो चेस के खिलाड़ी हैं और इनको दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। कब दिया गया सोच रहे होगे ना,
अरे ध्यान रखना, कब से दिया जा रहा है? 1991-92 का जो सेशन था उसमें ये अवार्ड दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद जो है उसको आपका फर्स्ट ये अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो अभी तक ये जो राशि दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। इस अवार्ड में 7.5 लाख रुपए अभी दी जाती थी, लेकिन अब की बार से इसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्या कि अभी 7.5 लाख थी, अभी इसके अंदर इस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया पूछा जाए तो इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। देन अभी 25 लाख रुपए दिए जाएंगे हर साल जो जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति होंगे। तो अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्ति। कौन कौन है नोट करिएगा, इसकी बैकग्राउंड क्या है वो ध्यान रखना। नाम राजीव गांधी क्यों है, इस पर भी डाउट है क्या आपको? अगर डाउट है तो ध्यान रखना, भारत के फॉर्मर पीएम रहे हैं जिनकी डेथ या सॉरी हत्या कर दी गई थी। अब जब इनकी हत्या कर दी गई थी तो उनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर बता दूं, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ इसी दिन कुछ पुरस्कार और भी दिए जाते हैं। कौन कौन से? उनमें से एक पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड, बहुत ही फेमस पुरस्कार है। देन अर्जुन अवार्ड अब की बार भी दिया गया, मतलब 2020 में भी ये अवार्ड दिया गया है। पूछा जा सकता है कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार 2020 का दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार रहा है वो ध्यान रखिएगा 27 खिलाड़ियों को मिला है। लेकिन साथ में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि पुरस्कार कब से दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार जो है वो आपका 1961 से दिया जाता है। मतलब इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 से दिया जाता है। अब की बार इस पुरस्कार की भी राशि में चेंज किया गया है। वो क्या चेंज किया गया है याद रखना, इसमें हर साल पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अब ये 5 लाख रुपए की राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 15 लाख रुपए। तो अभी 15 लाख रुपए 27 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, अर्जुन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। वो व्यक्ति कौन कौन है? अब मैं 27 नाम अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा। वो कौन कौन से 27 नाम है जिनको अभी 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। वहां से आप उनको कॉपी में नोट जरूर करिएगा। बात करते हैं अगर इसी के साथ एक और अवार्ड की बात करते हैं तो इसके साथ में गुरु द्रोण अवार्ड भी दिया गया है, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड बोलते हैं जिसको। ये है द्रोणाचार्य अवार्ड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट्स, देन लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और सेकंड दिया जाता है रेगुलर और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो जो कोच यानी कि उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने विश्व में अंतरराष्ट्रीय जानी मानी जो प्रतियोगिता है उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको प्रशिक्षित करने वाले कोच को दिया जाता है। ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड और आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी को दिए जाते हैं, जबकि गुरु द्रोण, अब द्रोणाचार्य से आपको याद आ रहा होगा ना, महाभारत में एक कैरेक्टर था जो पांडवों और कौरवों का गुरु था, उसके नाम से दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड रेगुलर अचीवमेंट्स है। तो अब ये कौन कौन सा कितने व्यक्तियों को मिला है? तो लाइफ टाइम के लिए अभी 8 कोच को मिला है ये अवार्ड, 8 कोच को दिया गया है, और रेगुलर में ध्यान रखिएगा 5 कोच को ये दिया गया है। तो 8 कोच आपके लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजे गए हैं द्रोणाचार्य में, और द्रोणाचार्य रेगुलर जो है वो कितनों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को। हाँ, इसकी भी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, कौन कौन व्यक्ति हैं आप जरूर नोट करिएगा। बात कर रहे हैं कब से दिया जाता है, तो यह अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जाता है, और अब की बार इस पुरस्कार की भी राशि 5 लाख जो होती थी उससे बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। तो 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख इनकी राशि कर दी गई है, याद रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड में। अब एक पुरस्कार और इसी दिन दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मैं यहां पे लिख देता
देता हूं, ये नाम है मेजर ध्यानचंद, जिनका बर्थडे था ना उसी के नाम से मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है इसी दिन। और ये अवार्ड जो अब की बार मिला है वो 15 खिलाड़ियों को मिला है। पूछा जा सकता है कितने खिलाड़ियों को दिया गया, और ये पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया था? 2002 से शुरू है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब की बार जो इस पुरस्कार की राशि है वो पहले 5 लाख होती थी, अब इस राशि को भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 15 लाख कर दिया गया है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, अब की बार राशि से कितनी राशि दी जाती है उनसे क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, और खास करके दिल्ली पुलिस में राशि पूछता है कि किस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पता चल गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है उसमें कितनी राशि हो गई है? 15 लाख हो गई है। अर्जुन अवार्ड जो है उसमें कितनी हो गई है? आपका 15 लाख हो गई है। द्रोण के लिए कितनी दे दी गई है? 10 लाख। और अभी हमने पढ़ा था राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसमें कितनी कर दी गई? 25 लाख। तो पहले कम थी, अभी राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी दिन एक पुरस्कार और भी दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बोलते हैं उसे। तो आप नोट कर लो, मैं बोल के बता रहा हूं, नहीं तो चलिए नोट कर देता हूं। मौलाना अबुल कलाम, देश मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, आजाद दिस ट्रॉफी जो है वो भी इसी दिन आपका वितरित की जाती है। और ये ट्रॉफी जो 2020 की है वो किसे मिली है? याद रखिएगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली है, चंडीगढ़ में जो है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, देश पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है ये अब की बार 2020 की। अब ये है कहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, उसको ये ट्रॉफी दी गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 की। इस ट्रॉफी की खास बात और बता दूं, ये क्या है? ये जो ट्रॉफी दी जाती है वो यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर जो गेम होते हैं उनमें दी जाती है। और अभी खेलो इंडिया जो 2020 में था उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे रही है। और जो खेलो इंडिया 2020 के गेम हुए थे इंटर यूनिवर्सिटी, वो चैंपियनशिप थी, वो कहां हुई थी? ओडिशा में, और उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। तो इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो किसे दी गई है? याद रखिएगा, वो दी गई है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कहां पे है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी एक खिलाड़ी बहुत ही चर्चा में है जिसका नाम याद रखिएगा क्या है? दीपांशु बाल्यान। दीपांशु बाल्यान जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है। क्यों चर्चा में चल रहा है? क्योंकि नाडा की डोप जो रोधी एजेंसी है नाडा इंडिया की, उसके अंदर इसको पॉजिटिव पाया गया है। कहने का मतलब है डोप टेस्ट में ये फेल हो गया है, जिसके कारण इसके ऊपर 22 महीने का खेलने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस खेल से? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप नोट करिएगा, दीपांशु बाल्यान जो खिलाड़ी हैं उसके ऊपर अभी डोप टेस्ट में फेल होने पर, तो आप लिख सकते हो देन डोप टेस्ट, जो डोपिंग टेस्ट होता है, दिस डोप टेस्ट कह सकते हो आप, उसमें डोप टेस्ट है उसमें ये व्यक्ति फेल हो गया है, और इसमें फेल होने के कारण इसके ऊपर 22 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि ये व्यक्ति जो है वो आगे खेल में 22 महीने तक किसी भी प्रतियोगिता में नहीं खेल सकता है। याद रखना, डोप टेस्ट में फेल हो गया है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दीपांशु बाल्यान जो है वो याद रखना जूडो खेलता है, मतलब जूडो से खिलाड़ी है, जूडो का खिलाड़ी है। डोप टेस्ट में फेल हो गया, और जिसमें डोप टेस्ट में जो फेल हुआ है याद रखना उसमें इसके द्वारा कौन सा ड्रग लिया गया था वो भी मैं आपको बता दूं, देन फ्यूरोसेमाइड। दिस फ्यूरोसेमाइड जो है ये ड्रग इसके द्वारा लिया गया था। तो ये ड्रग्स इसने बॉडी में इंजेक्ट किया था, जिसके बाद ये खेला, नाडा के द्वारा डोप टेस्ट लिया गया और उसमें ये फेल हो गया। तो ये 22 महीने का प्रतिबंध अब झेलेगा। किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, जूडो से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। अब मैं एक वर्ड और बोल रहा हूं साथ साथ, देन डोप टेस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो डोप टेस्ट किसके द्वारा किया गया था? मैं बोल रहा हूं दिस वर्ड NADA, नाडा। नाडा क्या है जो डोप टेस्ट लेती है जिसमें दीपांशु बाल्यान फेल हो गए? तो नाडा क्या है तो मैं आपको बता दूं, द नेशनल एंटी डोपिंग
एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो है नाडा, यानी कि भारत की एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी पूछा जाए तो ये फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 2005 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो चल रहा है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली के अंदर ध्यान रखना नाडा का हेडक्वार्टर है जो 2005 में गठन किया गया था इसका, और ये करती क्या है, जो खिलाड़ी होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट करती है। और इसमें अभी हाल ही में कौन फेल हो गया है, दीपांशु बाल्यान। और साथ में ये तो थे नेशनल नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऐसी एक वर्ल्ड की भी है जिसे हम बोलते हैं वाडा। तो वर्ल्ड के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है WADA और WADA वाडा, W स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो गया। देश बात कर रहे हैं इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, तो वर्ल्ड वाली जो है वो हुई है, नोट करिएगा 1999 में उसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है आप लिख सकते हो मॉन्ट्रियल कनाडा में, देन मॉन्ट्रियल कनाडा, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है वाडा का, और नाडा का हेडक्वार्टर कहां पे अपना न्यू दिल्ली में। नाडा 2005 में स्थापित की गई है जबकि वाडा 1999 में। याद क्या रखना है, और दीपांशु बाल्यान जो हैं जिन पर डोप टेस्ट फेल हो गया है उस किस खेल से जुड़े हुए हैं और 22 महीने का जिस पर प्रतिबंध लगा, तो किस खेल से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, याद रखिएगा जूडो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में WHO के द्वारा एक महाद्वीप को पोलियो मुक्त कर दिया गया है, यानी कि अभी हाल ही में WHO ने एक महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। वो कौन सा महाद्वीप है तो पूछा जा सकता है, तो पोलियो मुक्त महाद्वीप पूछा जा सकता है, तो कौन सा महाद्वीप हो गया पोलियो मुक्त, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो घोषणा की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। अब पोलियो मुक्त करने के लिए WHO ने एक शुरुआत की थी, एक योजना चलाई थी जो 1985 में चलाई थी, यानी कि पोलियो मुक्त करने के लिए 1985 से WHO प्रयासरत था। 88 में इसको बहुत ज्यादा तूल दिया गया कि पूरा वर्ल्ड जो है वो पोलियो मुक्त होना चाहिए। पोलियो होता क्या है ध्यान रखना, एक वायरस है ये पोलियो जो बीमारी करता है, मोस्टली देखने में छोटे बच्चों को मिलती है। अब ये 1988 से रनिंग में आ गई थी, WHO ने घोषणा कर दी कि वर्ल्ड पोलियो मुक्त होना चाहिए और इसके तहत एक अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया है। और वो महाद्वीप कौन सा है पूछा जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप आपका पोलियो मुक्त हो गया है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया है, पोलियो उन्मूलन शुरू कब किया गया था, तो 1988 में शुरू, घोषणा 85 में। कौन करता है उन्मूलन के लिए प्रयासरत कौन है, तो WHO है। अब अफ्रीका घोषित हो गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि अफ्रीका में जो लास्ट पोलियो का केस है वो कब आया था, तो 2016 के अंदर पहला लास्ट केस आया था पोलियो का, और वो कौन से देश में आया था, याद रखिएगा नाइजीरिया में। नाइजीरिया के अंदर पहला लास्ट केस है 2016 का जो नोट किया गया था। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसके बाद किसी भी देश में कोई पोलियो का केस नहीं आया है, इसलिए WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त करने की घोषणा कर दी है। और ध्यान रखना, इससे पहले अभी हाल ही में बात करें तो ये एक ऐसा महाद्वीप भी है वर्ल्ड का जो चेचक से मुक्त भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो चेचक से भी मुक्त एक महाद्वीप है। तो अफ्रीका दो चीजों से मुक्त हो गया, बीमारी कौन कौन सी देश, चेचक से मुक्त हो गया है, और अभी हाल ही में किससे हुआ है, पोलियो से। तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट एक चीज और मैं बता दूं, अगर बात पोलियो की चल रही है तो पोलियो एक तो वायरस से होता है, बीमारी का नाम है, वायरस का नाम भी पोलियो है। भारत भी पोलियो मुक्त घोषित किया गया था WHO के द्वारा। कब घोषित किया गया था तो यह भी मैं बता देता हूं, 27 मार्च 2014 को, यानी 2014 को देन भारत जो है वो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था WHO ने। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कब घोषित हुआ था, तो 2014 में। अफ्रीका महाद्वीप कब घोषित हुआ है, तो वो आपका भी 2020 में घोषित हुआ है। लास्ट केस जो मिला था वो 2016 नाइजर में था। अब मैं साथ में एक चीज और मैं आपको बताता चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पोलियो वायरस होता है, एक बीमारी है जिससे रोग हो जाता है पोलियो। तो वायरस के कारण हो रहा है, मैं यहां पर कुछ वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बता देता हूं जो वायरस से होते हैं, आप नोट करिएगा।
रेबीज। अगर रेबीज की बात कर रहे हैं तो वायरस से होने वाला एक रोग है। खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बहुत आता है आपका दिल्ली पुलिस में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है, तो ये आंखों का रोग होता है ट्रैकोमा, याद रखिएगा। उसके बाद डेंगू, एड्स, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो। यहां पर जो भी आप बीमारियों के नाम देख रहे हो वो सभी वायरस से होने वाली बीमारी है, इनको नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई है। पूछा जा सकता है इंदिरा रसोई की शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है। अब इंदिरा रसोई क्या है? देन आपका जो गरीब फैमिली है उनको सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। अब नाम क्या रखा है उस प्रोजेक्ट का? योजना का नाम रखा गया इंदिरा रसोई। पूछा क्या जाएगा किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में शुरुआत की गई। तो अब एक चीज सोचिए, नाम क्या है योजना का? इंदिरा योजना या इंदिरा रसोई है। अब इंदिरा की बात करें तो इंदिरा कौन है? भारत की फॉर्मर पीएम रही है ना, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी से जब अगर चर्चा आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम है इंदिरा रसोई, ये केवल वही राज्य शुरू कर सकता है जिसमें कांग्रेस शासित सरकार चल रही है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार चल रही है तो वही कर सकता है, क्योंकि बाकी तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी नाम इंदिरा रसोई रख नहीं सकती। तो अब आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक क्या किया कि अभी हाल ही में एक बहुत ही चर्चित राज्य रहा है जो चर्चा में था, कांग्रेस शासित राज्य था, तो उसके अंदर इंदिरा रसोई की शुरुआत कर दी गई। अब वो कौन सा राज्य था? याद आ रहा है ना, राजस्थान। अभी सरकार उठापटक हो रही थी राजस्थान में, तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई की अभी शुरुआत की गई है, आप नोट कर लीजिएगा। देन राजस्थान, इसके द्वारा अभी इंदिरा रसोई चलाई गई है, सस्ता खाना मुहैया कराएगी। अब बात करें ये कांग्रेस शासित था तो इसलिए याद करना आसान हो जाता है। एक चीज और देखिएगा, इंदिरा रसोई राजस्थान में, अब राजस्थान की बात चल रही है तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, पता चल गया ना, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगर मैं सीएम की बात करूं तो सीएम कौन चल रहे हैं? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के सीएम चल रहे हैं। अगर राजस्थान के गवर्नर की बात की जाती है तो राजस्थान का गवर्नर कौन चल रहा है? देन कालराज मिश्र। देश कालराज मिश्रा जो हैं, कालराज मिश्रा वो अभी क्या है, राजस्थान के गवर्नर चल रहे हैं। राजस्थान में अगर हम और चीज फोकस करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या यहां से 25 है और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 10 हैं यहां से। और बात कर रहे हैं विधानसभा में तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 विधानसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पिछले वीक ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 दिया गया है। पूछा जा सकता है ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं यह पुरस्कार दिया किसे जाता है। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जो जल के संरक्षण का प्रबंधन करता है, मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है जल के प्रबंधन के लिए, उसकी खपत कम करता है, उसको संरक्षित कैसे किया जाए उस पर कुछ अपनी टिप्पणी करता है, तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है। तो अभी 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? वी टेक वेबैग कंपनी है एक भारत की, वीए टेक वेबैग कंपनी, जिसको जल संरक्षण व स्थिति में सुधार लाने के लिए यह अवार्ड 2020 का दिया गया है। याद रखना वेटेक वेबैग जो कंपनी है वो कब स्थापना इसकी हुई थी, तो इस कंपनी को कब स्टेबलाइज किया गया? 1924 में स्टेबलाइज किया गया था इस कंपनी को, जिसका हेडक्वार्टर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर चल रहा है। और प्रेजेंट इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? देन राजीव मित्तल जो हैं वो इस कंपनी के प्रेजेंट सीईओ चल रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है? ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? वीए टेक वेबैग कंपनी को दिया गया है। वो कब स्थापित हुई, उसका सीईओ कौन है, आप नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 5th वर्ल्ड समिट ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक समिट का आयोजन किया गया जो 5वीं समिट थी, किसका? वर्ल्ड
वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट्स हैं उनके स्पीकर की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जो ये 5th वर्ल्ड समिट ऑफ स्पीकर्स, देन ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट जो है उस समिट का वर्चुअल, अभी ध्यान रखिएगा वर्चुअल समिट हुई है ये, और उसमें भारत का रिप्रेजेंट किसने किया है, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया। तो ध्यान रखना वर्ल्ड के स्पीकर्स, पार्लियामेंट के स्पीकर्स की है ये समिट, तो इसमें कौन आपका भारत का स्पीकर ही तो पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व करेगा, भारत को रिप्रेजेंट करेगा ना वहां पे, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो इस समिट के अंदर भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है, याद रखिएगा ओम बिरला ने। देश ओम बिरला जो है उसके द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया गया है, ओम बिरला। देन वर्चुअल समिट थी ये वर्ल्ड, ध्यान रखना स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की, 5th थी ओम बिरला जो भारत के, ध्यान रखना प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर हैं, को पूछा जा सकता है लोकसभा के। देन स्पीकर जो है कौन चल रहे हैं, तो वर्तमान में करंट अफेयर से क्वेश्चन तो ये भी हो गया ना कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो लोकसभा का स्पीकर कौन चल रहा है, याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर हैं आपके ओम बिरला, जिन्होंने अभी 5th समिट है जो स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की, उसके अंदर वर्चुअल प्रेजेंटेशन दी है अपनी। लेकिन अब एक चीज और साथ में याद रखिएगा, ये ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर से कि वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है, याद रखिएगा वर्तमान कौन सी लोकसभा है भारत में, याद रखना। देन ऑप्शन आपके पास 15 हो सकता है, 16, 17 और 18, याद रखिएगा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है भारत में, जिसके वर्तमान में स्पीकर कौन चल रहे हैं, ओम बिरला हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में 3 किताबें बहुत चर्चा में चल रही है, वो 3 किताबें कौन कौन सी, उनके राइटर पूछे जा सकते हैं, नोट करिएगा। पहली किताब की बात कर रहे हैं, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, याद रखिएगा हु पेंटेड माई लस्ट रेड, बुक का राइटर अगर आपसे पूछा जाता है तो इस बुक का राइटर कौन है, लिखिएगा श्री अय्यर। देन श्री अय्यर जो है वो इस किताब के राइटर हैं, और ये किताब अभी चर्चा में है, इनका इनॉग्रेशन किया गया था, पूछा जा सकता है किताब का राइटर कौन है। किताब फिर बता दूं मैं, लिखिएगा हु पेंटेड माई लस्ट रेड, श्री अय्यंगर जो है वो उनके राइटर चल रहे हैं। एक किताब और चर्चा में है इसी वीक से, और वो क्या है, वन अरेंज्ड मर्डर, याद रखिएगा वन अरेंज्ड मर्डर आपका एक नॉवेल है, और इसका राइटर पूछा जा सकता है कौन है। तो एक चीज और आपको याद आ रही होगी, देखिएगा यहां पर एक जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको वन है, वन मतलब देन न्यूमेरिक डिजिट है, और न्यूमेरिक डिजिट से इंडिया में मोस्टली जो किताबें चर्चित हैं वो किस व्यक्ति की होती हैं, वही इसका राइटर है। देन ध्यान रखना वन अरेंज्ड मर्डर जो है इस किताब का राइटर कौन है, नोट कीजिएगा। देन चेतन भगत जो है वो इस किताब के राइटर चल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक किताब और चर्चा में है इसी साल से, वो कौन सी है, द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, याद रखिएगा दोबारा बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव जो है ये किताब बहुत ही चर्चा में है इस साल से, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखना भारतीय थल सेना के अध्यक्ष चल रहे हैं मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखिएगा देश मनोज मुकुंद नरवाने की किताब है ये, मनोज मुकुंद नरवाने, इसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, याद रखिएगा कौन सी है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग्स स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, मनोज मुकुंद नरवाने की किताब है। बात करें वन अरेंज्ड मर्डर तो चेतन भगत की किताब है, और हु पेंटेड माई लस्ट रेड, देन ये किसकी किताब है, श्री अय्यंगर की किताब है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जाकिर खान को, नोट कीजिएगा। देन जाकिर खान जो हैं वो अभी दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष होंगे, और ये किसका स्थान लेंगे, ध्यान रखना जफरुल इस्लाम का। देन डॉक्टर जफरुल इस्लाम, देन जफरुल इस्लाम का स्थान ये लेंगे। इनके स्थान पर अभी ध्यान रखिएगा नया अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, जाकिर खान। अब एक चीज साथ में और ध्यान रखिएगा, जब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष दिल्ली का याद कर रहे हैं तो केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का मंत्री कौन है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपका लिखवा देता हूं, केंद्रीय अल्पसंख्यक, नोट कीजिएगा। देन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय किसके अधीन है, देन अल्पसंख्यक मामले मंत्री कौन चल रहा है, देश अल्पसंख्यक मामले मंत्री कौन है पूछा जा सकता है। तो ये व्यक्ति कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सेंटर से याद रखना है, मुख्तार अब्बास
देन मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री चल रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक अभी हाल ही में एक योजना भी चलाई थी अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा, याद रखना इसी वीक में, और वो कौन सी योजना थी तो मैं वो भी साथ में बता के चल रहा हूं। इस मंत्रालय ने एक योजना चलाई थी जिस योजना का नाम था नई उड़ान योजना। पूछा जा सकता है नई उड़ान योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। तो अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने इस योजना का अनावरण किया था, और वो योजना कौन सी है, नई उड़ान योजना। तो अल्पसंख्यक मामले मंत्री कौन चल रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इस योजना को अर्पित किया है देश को। लेकिन ये योजना है क्या, याद रखना जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं वो यूपीएससी यानी कि आपके सिविल की तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके पास देन पेमेंट वगैरह की दिक्कत आती है, तो उनको उसमें बढ़ावा देने के लिए, उनकी कोचिंग वगैरह के लिए एक नई योजना चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका अनावरण किया है मुख्तार अब्बास नकवी। और हुज मुख्तार अब्बास नकवी, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया है, जाकिर। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अगर मैं इसके आंसर की बात कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या है, लिखिएगा सतपाल सिंह सती। देन सतपाल सिंह सती जो हैं उन्हें आपका नया वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग जो है उसके ये अध्यक्ष होंगे। व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा सतपाल सिंह सती। अब वित्त आयोग की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन मैं सेंटर से लेके चलूं तो भारत सरकार के द्वारा वित्त आयोग, कौन सा अभी वित्त आयोग चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार का कौन सा आपका वित्त आयोग चल रहा है, पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार का भी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। तो याद रखिएगा देन 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, और वित्त आयोग का गठन हमेशा राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं, देन एनके सिंह। याद रखिएगा भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्य वित्त आयोग कौन चल रहे हैं, सतपाल, ध्यान रखिएगा, सिंह सती। और साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के लिए भारत का राष्ट्रपति करता है। साथ में वित्त आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 280 का विषय है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक्सपोर्ट्स प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। याद रखिएगा एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म से ईपीआई बोलते हैं। याद रखिएगा ईपी जो इंडेक्स होता है 2020 का, वो अभी जारी किया गया, जिसमें नंबर 1 कौन रहा है भारत में, तो नंबर 1 जो स्टेट रही है वो याद रखिएगा देन गुजरात स्टेट को नंबर 1 पहला स्थान हासिल किया है, गुजरात ने पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा देन महाराष्ट्र को मिला है। थर्ड बात कर रहे हैं तो थर्ड आपका देन तमिलनाडु को मिला है। कहने का मतलब ईपीआई इंडेक्स 2020 के अंदर फर्स्ट कौन रहा इंडिया में, तो फर्स्ट आपका गुजरात रहा है, सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड बात कर रहे हैं तो थर्ड रहा है आपका तमिलनाडु। लेकिन ईपीआई इंडेक्स जारी कौन करता है, याद रखिएगा ईपीआई इंडेक्स हर साल जारी होता है, और ये कौन करता है, अभी नीति आयोग इसे जारी करता है, नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात आ गई है तो नीति आयोग के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो नीति की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर नीति आयोग का कहां चल रहा है, देन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर चल रहा है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी आपसे पूछा जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और कौन चल रहा है, देन नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ में याद रखिएगा उपाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं तो याद रखिएगा नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार उपाध्यक्ष चल रहे हैं। देन राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं किसके, नीति आयोग के। साथ में इसके सीईओ कौन हैं, तो अमिताभ कांत। देन अमिताभ, मैं लिख देता हूं, ये है अमिताभ
दिस अमिताभ कांत जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के सीईओ हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, भारत का एकमात्र ऐसा सरकारी कार्यालय या आयोग है जिसके अंदर सीईओ होते हैं। नहीं तो सीईओ आपने सुना होगा ना, प्राइवेट कंपनीज के होते हैं सीईओ। नीति आयोग का भी सीईओ है और कौन है? अमिताभ कांत। ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया। इसके अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड किसने हासिल किया है? तो अभी हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 का अनावरण किया गया था। ये कहां पे हुआ है ये ध्यान रखिएगा। देन इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। एक तो ये याद रखना है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जो है उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड किसने हासिल किया है? तो याद रखिएगा, देन इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला है? नीलकंठ भानु प्रताप को। याद रखिएगा, देन नीलकंठ भानु प्रताप, नीलकंठ भानु प्रताप जो है, इन्होंने भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल इसमें जीता है, जिसमें मोहम्मद अलमीर को इसने हराया था। वर्सेस में कौन है? तो लिख सकते हो मोहम्मद अलमीर, जो लेबनान के हैं। ये व्यक्ति कहां का था? देन लेबनान। इस व्यक्ति को हराया है मैथमेटिक कैलकुलेशन में। तो अभी भारत के सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन मैन कौन हो गया है? याद रखिएगा, नीलकंठ भानु प्रताप। इसने, ध्यान रखिएगा, शकुंतला देवी जो पहले से मैथ कैलकुलेशन में फास्ट चल रही थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के अंदर अभी फर्स्ट गोल्ड लेके आया है नीलकंठ भानु प्रताप सिंह। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, देश तेलंगाना से बिलोंग करता है ये बच्चा। तो नीलकंठ भानु प्रताप अभी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में भारत के लिए गोल्ड लेने वाला पहला व्यक्ति हो गया। साथ में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये जो कैलकुलेशंस अभी वर्ल्ड कप कैलकुलेशन वर्ल्ड कप हुआ है, ये तो पता चल गया हुआ कहां पे था? तो जर्मनी में। लेकिन जर्मनी में एक म्यूजियम में हुआ है। उस म्यूजियम का नाम बहुत फेमस है। उस म्यूजियम का नाम क्या है? तो आप लिख सकते हो, देन म्यूजियम का नाम है देन हैनिस नेक्सडॉर्फ म्यूजियम। ध्यान रखिएगा, हैनिस नेक्सडॉर्फ म्यूजियम फॉर्म इसको बोला जाता है। एंड ये कहां पे है? जर्मनी में है। यहां पे ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसके अंदर भारत से नीलकंठ भानु प्रताप को गोल्ड मिला है। हैनिस नेक्सडॉर्फ म्यूजियम फॉर्म। ये म्यूजियम क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये म्यूजियम इसलिए बता रहा हूं, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर म्यूजियम है ये। तो आप नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर म्यूजियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर म्यूजियम ये है। याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर म्यूजियम कौन सा है? तो हैनिस नेक्सडॉर्फ म्यूजियम है। कहां का? जर्मनी का। और यहां पर अभी हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसमें कौन जीता है आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 घोषित किया गया। किसे दिया गया है पूछा जा सकता है। बुकर प्राइज, इसे हम मेन बुकर प्राइज भी कह देते हैं, वैसे आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है। यह पुरस्कार याद रखना, नोबेल के बाद साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसके अंदर 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। कौन देता है? ब्रिटिश सरकार देती है। याद रखिएगा, तो अंतरराष्ट्रीय है, याद रखिएगा, बुकर प्राइज 2020 अभी घोषित कर दिया गया है। किसे दिया गया है ये? याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम कौन है? तो लेडीज हैं, जिसका नाम है, नोट कीजिएगा, देन मारिके लुकास रिजनेवेल्ड जो हैं, इन्होंने ये पुरस्कार अभी अपने नाम किया है। इसे ये दिया गया मारिके लुकास, जो कि कहां की है? नीदरलैंड की है। अब आप एक चीज और साथ में ध्यान रखिएगा, ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड जो है वो बुकर प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो गई है। तो ये सबसे कम उम्र का जो है आपका, सबसे कम उम्र है इनकी, याद रखना, ओनली 29 ईयर्स। देन 29 ईयर की हैं ये, और सबसे कम उम्र का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज पाने वाला रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। कहां की है ये? नीदरलैंड। अब बात चल रही है बुकर प्राइज की, तो आपको पता है बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में, साहित्य में। तो इसको किस बुक पर दिया गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी बुक लिखिएगा, नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट
इवनिंग, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ए नॉवल। ध्यान रखिएगा, डिस्कम्फर्ट ए नॉवल है ये, याद रखना। बुक कौन सी है इसकी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ए नॉवल। इसके लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये सबसे कम उम्र का हो गया रिकॉर्ड। अब पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा उम्र का कौन है जिसको ये पुरस्कार दिया गया? तो सबसे ज्यादा उम्र की महिला मैं आपको बता दूं कौन है, उसका नाम है एटवुड। ध्यान रखना, दिस एटवुड है, जिनको 79 ईयर में 79 साल की थी वो, उनको पुरस्कार दिया गया था ये। और कौन सी बुक के लिए दिया गया था वो भी मैं बता दूं, द ब्लाइंड असाइंस। ध्यान रखना, देन द ब्लाइंड एसेंस, ASSASIN। याद रखना, एक इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना है। असाइंस क्या होता है? असाइन क्या होता है? असाइंस होता है, ध्यान रखना, हत्यारा बोलते हैं इसको। तो द ब्लाइंड अससाइन क्या है? याद रखना, है बुक का नाम है। किसकी बुक है? एटवुड की बुक है, और ये कनाडा की है, ध्यान रखना। और 79 ईयर की ओल्ड जो थे ये एज में थी और इनको ये पुरस्कार मिला था। तो सबसे एज्ड हो गई है एटवुड, सबसे कम उम्र की कौन है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। लेकिन ये साहित्य के फील्ड में दिया जाता है, याद रखना। दूसरे नंबर पर नोबेल के बाद हो गया, किसे दिया जाता है? केवल इंग्लिश उपन्यासकारों को, यानी कि ये केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो इंग्लिश उपन्यास लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश नॉवेल लिखते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड में किसी भी देश के व्यक्ति को नहीं मिल सकता है ये केवल राष्ट्रमंडल, जो कॉमनवेल्थ है ना, राष्ट्रमंडल का जो सदस्य होता है उस देश के व्यक्तियों को ही मिलता है। अब बात करें तो भारत आपका कॉमनवेल्थ का पहले से ही सदस्य देश है, और जब पहले से सदस्य देश हो तो क्या किसी व्यक्ति को मिला है भारत के को कौन सा बुकर प्राइज? तो मैं आपको बता दूं कौन कौन व्यक्ति रहा है बुकर लेने वाला भारत का। तो आप लिख सकते हो, दिस अरविंद अडिगा, नाम सुना होगा, व्हाइट टाइगर बुक इसकी आई थी, अरविंद अडिगा। फिर लिख देता हूं मैं, दिस अरविंद, ये है अरविंद अडिगा जो है, इनको मिला हुआ है ये पुरस्कार व्हाइट टाइगर बुक के लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो वीएस नायपाल हैं। वीएस नायपाल ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश राइटर हैं। थर्ड बात कर रहे हैं तो ये अरुणधति रॉय, सुना होगा, देश अरुणधति रॉय, इनको ये बुक पुरस्कार मिल चुका है, बुकर प्राइज। एक और बात कर रहा हूं तो सलमान रुश्दी, सुना होगा, देन सलमान रुश्दी, इनको भी ये पुरस्कार भारत के को मिल चुका है। 5 बात करें तो एक और किरण देसाई, आपने सुना होगा, किरण देसाई, देन इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किस किस भारतीय को मिला है ये आपके कुछ नाम मैं बता चुका हूं। वर्तमान में जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, जो नीदरलैंड की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक बुक का अनावरण किया गया है, बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा। तो चर्चित बुक है क्रिकेट द्रोणा। पूछा जा सकता है इस बुक का राइटर कौन है? तो क्रिकेट द्रोणा जो है वो, ध्यान रखना कि बुक का राइटर कौन है आपसे पूछा जाता है तो वासुदेव जगन्नाथ परांजे, देन वासुदेव जगन्नाथ परांजे जो हैं वो इनके इस बुक के राइटर रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, ये भारतीय टीम के पूरा कोच भी रह चुके हैं, वासुदेव जगन्नाथ परांजे। उन्होंने अभी इसी वीक में एक बुक लॉन्च की है जिस बुक का नाम था क्रिकेट द्रोणा। लेकिन ये जो बुक है ये किस चीज पर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, इस बुक में भारतीय क्रिकेटर जो है, फेमस क्रिकेटर, जैसे आपने नाम सुना होगा सुनील गावस्कर, देन सुनील गावस्कर आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आपने एक नाम और सुना हो, देन सचिन तेंदुलकर नाम सुना हो आपने, देन ये भी इसी बुक के अंदर इसमें नाम है इसका भी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो सौरव गांगुली आपने सुना हो, देन सौरव गांगुली आपने नाम सुना होगा। और इसके बाद आपने एक और वीवीएस लक्ष्मण सुना हो, दिस वीवीएस लक्ष्मण। तो ये जो राहुल द्रविड़ हैं वगैरह वगैरह, युवराज सिंह, विराट कोहली, जो भारत के बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, उनके बारे में ये किताब है और जिसका नाम था क्रिकेट द्रोणा। तो याद रखिएगा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ आदि खिलाड़ियों के बारे में एक किताब अभी हाल ही में चर्चित रही है जिसका नाम है
क्रिकेट द्रोणा। राइटर कौन है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जो भारतीय टीम के पूर्व कोच भी हैं। बात कर रहे हैं यहां पे इन खिलाड़ियों का, जब नाम यहां पे आया है तो मैंने जानबूझ के यहां पे नाम लिखा है। और क्यों लिखा है ध्यान रखना, ताकि मैं आपको इन व्यक्तियों की जीवनी याद करा सकूं, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी है वो याद करा सकूं। जैसे सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है याद रखिएगा। सुनील गावस्कर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है सनी डेज। देन जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है, नोट कर लीजिएगा, देन सनी डेज। देन सचिन तेंदुलकर आपको पता होगा, देन प्ले इट माई वे होगा, और दिस इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, दिस प्लेइंग इट माई वे। देन ये सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। सौरव गांगुली की आई थी 1 सेंचुरी, देन 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, देन याद रखिएगा, देन 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। देन सौरव गांगुली की किताब है ये, ऑटोबायोग्राफी उनकी जीवनी है इसलिए लिखवा रहा हूं। वीवीएस लक्ष्मण की आई थी पिछले साल और उसका नाम क्या है? 281। ध्यान रखिएगा 281 एंड बियॉन्ड। दिस एंड बियॉन्ड जो है ये किसकी आपकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 किताबें और भी चर्चित रही हैं, ध्यान रखना। देन इंडिया टुमारो, कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इस किताब का राइटर आपसे पूछा जा सकता है, तो इस किताब को भी लॉन्च किया गया इसी वीक में। तो इस किताब का नाम आप ध्यान रखिएगा, किताब का नाम क्या है? इंडिया टुमारो, कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। किताब का राइटर कौन है तो नोट कीजिएगा, देन प्रदीप छिब्बर। ये प्रदीप छिब्बर जो हैं ये इस किताब के राइटर रहे हैं। पूछी जा सकती है, इस वीडियो में बहुत सारी किताबें हो गई हैं और याद रखना मैंने जानबूझ के एक जगह इनको समराइज करने की कोशिश की है, आप सभी को नोट जरूर करिएगा। तो प्रदीप छिब्बर उन्होंने एक किताब लिखी, एक और किताब है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। देन ये सुधा मूर्ति की किताब है। इस किताब का राइटर कौन है तो लिख सकते हो, इस किताब का राइटर है सुधा मूर्ति रही है किताब की राइटर। तो सुधा मूर्ति की किताब कौन सी है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, देन सुधा मूर्ति। अब एक चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में भारत के एक नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना, भारत के अगर मैं चुनाव आयुक्त की बात करूं तो अभी एक व्यक्ति को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। कौन है वो व्यक्ति? तो उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार। भारत का एक नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा जिसका नाम क्या है तो लिखिएगा, देन राजीव कुमार। एक चीज और साथ में ध्यान रखिएगा, ये नए चुनाव आयुक्त होंगे तो वर्तमान में कोई एक ऐसा होगा जिसने इस्तीफा दिया होगा। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त 3 चल रहे हैं, कौन कौन से मैं बता दूं आपको, देन आप याद रखिएगा, अशोक लवासा, आप गूगल से देखिएगा तो देन ये आपके पास मिलेंगे। अशोक लवासा जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पर हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका एक और है सुनील अरोड़ा चल रहे हैं, देश सुनील अरोड़ा जो हैं ये भी चुनाव आयुक्त हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। और एक और है सुशील चंद्र, देन सुशील चंद्र जो हैं ये भी चुनाव आयुक्त चल रहे हैं। तो 3 अभी चल रहे हैं, देन अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा एंड सुशील चंद्र। लेकिन इनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये कई बार आ जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त नया नहीं बन रहा है, अशोक लवासा का स्थान लेगा व्यक्ति कौन है? राजीव कुमार। तो नया चुनाव आयुक्त कौन हो गया? राजीव कुमार। 3 होते हैं, एक मुख्य 2 एक्स्ट्रा में कौन कौन है याद रखिएगा, जैसे एक राजीव कुमार, सुशील चंद्र, 2 अन्य हैं, एक मुख्य कौन चल रहा है? सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात चल रही है तो वर्तमान में तो सुनील अरोड़ा है, लेकिन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भारत का, तो याद रखिएगा उसका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और चुनाव आयोग की बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर किस में आता है चुनाव आयोग? आर्टिकल नंबर 324 में। और लास्ट एक चीज और, ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, एग्जामिनर इन्हें भी पूछता है, तो इनका कार्यकाल भी आप नोट कीजिएगा। वैसे आप ध्यान रखिएगा, इनको नियुक्त करता है भारत का प्रेसिडेंट। कार्यकाल या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी ध्यान रखिएगा 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए
जाता है देन ये आपका अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री चल रहे थे जिसका नाम सुना होगा शिंजो अबे, जापान के प्रधानमंत्री देन शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अभी इस्तीफा दे दिया है। तो पूछा जा सकता है पीएम पद पर थे ये एंड कहां के पीएम थे, देन जापान के पीएम चल रहे थे शिंजो अबे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने खुद के स्वास्थ्य कारणों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है। पूछा जा सकता है शिंजो अबे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो किस देश के प्रधानमंत्री थे, जापान के। नए अभी बनाए गए नहीं है, तो जैसे ही नए बनाए जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। लेकिन जब जापान की बात आ रही है, और एक और चीज, शिंजो अबे जो हैं वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहे जापान के प्रधानमंत्री भी हैं, 8 साल के लिए रहे हैं, जापान के सबसे लंबे समय के लिए रहे प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। एक चीज और, जापान की बात चल रही है तो 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे जापान की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो जापान की राजधानी पता है आपको क्या है, देन टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो चल रही है। अगर मैं यहां पे बात करूं इस देश की संसद बहुत आती है एग्जाम में, देन संसद क्या है, डाइट। इस देश की संसद जरूर याद रखिएगा, बाकी छोड़ दो, बेशक याद मत रखो। सबसे ज्यादा हालांकि भूकंप भी आते हैं। जापान के 2 शहर भी आपने सुने होंगे जो इसी महीने में 6 अगस्त 9 अगस्त को उन्होंने अपना दिवस मनाया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी दिवस जिसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो इसी देश के हैं। तो राजधानी टोक्यो है। संसद की बात करें तो संसद बहुत फेमस है, डाइट है। और इस देश की करेंसी बहुत आती है, यानी कि इस देश की मुद्रा क्या है, जापान की। अब देखो जापान के अंदर जब मुद्रा पूछी जाती है तो 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो ऑप्शन पक्का मिलेगा युआन और एक ऑप्शन मिलेगा येन। इनमें से एक चाइना की करेंसी और एक जापान की। ध्यान रखना जापान की करेंसी क्या है, येन जापान की करेंसी है, जबकि युआन जो है वो चाइना की। हालांकि युआन रेनमिनबी का छोटा पार्ट है। अब आजकल एग्जामिनर क्या करेगा, चाइना की करेंसी पूछेगा ना तो आपके पास ऑप्शन में मिलेगा रेनमिनबी, रेनमिनबी आपके पास ऑप्शन में मिलेगा। तो रेनमिनबी जो है वो कहां की करेंसी हो गई, चाइना, और उसी का छोटा रूप, जैसे भारत की करेंसी रुपया, उससे छोटा पैसा बोलते हैं, तो ऐसे रेनमिनबी, उससे छोटा क्या है, युआन, जबकि जापान की करेंसी क्या है, येन चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक बहुत ही चर्चा में आइलैंड चल रहा है, भाषण 4 आइलैंड। ये किस देश में है और क्यों चर्चा में है, तो आप नोट कीजिएगा, भाषण 4 आइलैंड जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में है एंड ये किस देश का है, ध्यान रखिएगा, देन बांग्लादेश। क्यों चर्चा में है, तो बांग्लादेश से मैं एक चीज बता दूं, बांग्लादेश में अप्रोक्स अभी हाल ही में 10 लाख जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, यानी कि वहां पर एक मुसलमान है, कौन से देश, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, ध्यान रखना, अप्रोक्स 10 लाख की वहां पर संख्या में है। और ये जो मुस्लिम व्यक्ति हैं इनको बांग्लादेश से एक आइलैंड पर शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने और निर्देश जारी किया है, जिस आइलैंड का नाम क्या है, भाषण 4 आइलैंड। तो भाषण 4 आइलैंड चर्चा में आ गया क्योंकि वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट किया जाएगा, जो अप्रोक्स कितने हैं, 10 लाख चल रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखना, रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो म्यांमार से, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम हैं उनको कहा जाता है चकमा। तो चकमा बांग्लादेश के मुसलमानों को बोलते हैं, रोहिंग्या कहां के मुस्लिम हैं, आपका ध्यान रखना, म्यांमार के। और चर्चा में क्या था, भाषण 4 आइलैंड किस देश का है, चर्चा में क्यों है, याद रखिएगा, देन ये बांग्लादेश का आइलैंड है, बहुत ही फेमस है, चर्चा में रहा है, इसलिए एग्जाम में भी आने का चांस ज्यादा रहेगा। और अब लास्ट में चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो हुई है वो उसमें जीत किसने हासिल की है, तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीती है, तो लिख सकते हो देन रानी ओसुलिवान, देन ओसुलिवान, इसके द्वारा ये जीत हासिल की गई है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 कौन जीता है, रानी ओसुलिवान जीते हैं इसमें। और याद रखिएगा ये कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। पूछा जा सकता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 कहां पर आयोजित की गई, कहां हेल्ड की गई थी वो, तो ये चैंपियनशिप भी इंग्लैंड में हुई है और इसका विजेता रानी ओसुलिवान जो है वो भी किस देश से है, इंग्लैंड से। लेकिन इसी साल फेब के अंदर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप भी हुई थी, मतलब राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 वाली, देश चैंपियन
चैंपियनशिप 2020 नेशनल भारत की जो चैंपियनशिप हुई है उसमें किसने जीत हासिल की थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 2020 में ही हुई थी। और सबसे पहले तो ये हुई कहां पे थी, तो देन पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। और इसमें जो जीत हासिल की है वो किसने की है, देन आदित्य मेहता ने। दिस आदित्य मेहता जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है भारत के राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में। तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती, आदित्य मेहता ने। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, रानी ओसुलिवान ने। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हाँ लाइक जरूर किया करो ताकि मेरे अंदर से भी एक मोटिवेशन आए, मैं अगली वीडियो आपको अच्छे से और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ बना के दूं। आज के लिए इतना ही।